रियल लाइफ सिंघम भी आपको कहा जाता है। रियल लाइफ सिंघम ऐसे मौके आते हैं जब बदमाशों से आपका आमना सामना होता है, मुठभेड़ें होती हैं, गोलियां चलती हैं। सिर्फ गाजियाबाद नहीं, पूरे यूपी में जो क्राइम का पूरा लैंडस्केप बदला है, उसमें यूपी एसटीएफ का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब IAS IPS की जो जॉब होती है, लोग देखते हैं कि मतलब बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस उसके पीछे रहते हैं। तो दुनिया में कोई भी आराम बिना जिम्मेदारी के नहीं आता। कोई घटना होगी, हमें तत्काल निकल के भागना होता है। टाइम लैग हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यू ऑलवेज हैव टू बी इन मेंटल एंड फिजिकल प्रिपेयर्डनेस। 15-20 साल पहले आप सबको मालूम होगा, बावरिया गैंग्स का बड़ा जोर होता था, क्रिमिनल ट्राइब्स का। एक गैंग चलता था, कहीं से एक जनपद में घटना करता था और बहुत ही ब्रूटल घटनाएं करता था। मतलब देयर विल बी मर्डर्स, देयर विल बी रॉबरीज, और मर्डर के टाइम पे वो स्पेयर किसी को नहीं करते थे। बच्चा भी दिख गया, महिला भी दिख गई तो उसको मार देंगे। 90s में यूपी में अतीक अहमद और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे गैंगस्टर्स, कई गैंगस्टर से पाला पड़ा। पे खान मुबारक नाम का एक माफिया था, वो तो जेल में था, लेकिन जेल के अंदर से ही उसने बहुत सारी घटनाएं कराई। उसने जेल के अंदर से ही अपनी पत्नी को गांव का प्रधान बना दिया था और इवेंचुअली उस माफिया की कमर तोड़ी। आज भी इस दुनिया में नहीं है। माफिया है अनुपम दुबे, उसका भी बड़ा आतंक है और उसने कभी एक पुलिस वाले की भी हत्या की थी। उसके खिलाफ भी हम लोगों ने एक सस्टेंड कार्रवाई की। वो कार्रवाई अभी भी चल रही है। जब दिल्ली का एक बहुत ही ड्रेडेड शूटर था कपिल गहलोत, दिल्ली पुलिस में वांटेड था, उसके ऊपर छत पे मिला वो, उसके तकिए के नीचे से पिस्टल थी और उसने तत्काल पुलिस पार्टी पे फायर किया। हम लोगों ने जवाबी फायर किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे सलीम नाम का बदमाश था, वो भी बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल था। उसके साथ भी आमने सामने की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे एक जो SHO थे भोजपुर के, उनके दाहिने हाथ में गोली लगी थी। उनका हाथ पूरी तरह से डैमेज हो गया था। बॉलीवुड की जैसे मैंने पहले भी बात की, तो बॉलीवुड में अक्सर पुलिसिंग ऐसी दिखाई जाती है कि 24 घंटे में केस सॉल्व, एक्शन सीन्स, डायलॉग्स। रियलिटी देखिए उससे बहुत अलग है। 2 लोगों की हत्या हुई थी और बाप बेटा दोनों की हत्या हुई थी। बहुत ब्रूटल मर्डर था। बच्चे का तो गला काट के हत्या हुई थी। वैसे नंबर ऑफ एनकाउंटर की अगर हम बात करें तो आप कुछ अप्रॉक्सीमेट बता पाएंगे? मैं इसके विषय में तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवोक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। और आज के हमारे गेस्ट हैं रियल लाइफ सिंघम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से DIG आलोक प्रियदर्शी, जो कि 1995 से पुलिस सेवा में हैं और लगभग अपने 3 दशक के करियर में गैंगस्टर, माफिया और अपराधियों के खिलाफ सैकड़ों मिशंस का हिस्सा रहे हैं, साथ ही सैकड़ों अपराधियों को ढेर भी किया है। तो आज के पॉडकास्ट में सुनेंगे उनसे एनकाउंटर और क्राइम की दिलचस्प कहानियां, साथ ही जानेंगे उनके अभी तक के सफर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इवोक इंडिया पर। थैंक यू दीक्षा जी। सर, 16 अप्रैल 1995 में आपकी पुलिस सेवा की शुरुआत हुई और अब 2026 है। इस पूरे सफ़र में आपने DSP से DIG तक का सफ़र तय किया है, तो कैसा रहा ये पूरा सफ़र? सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा आपको। आपको एग्जैक्ट डेट याद है, मुझे भी याद नहीं थी। 16 अप्रैल 1995 में मैंने ये शुरू किया था। लेकिन हाँ, बहुत ही ये 30 सालों का जो सफ़र है, बहुत इवेंटफुल, बहुत रोमांचक और बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि दोबारा मैं इस सफ़र को तय करना चाहूँगा कि नहीं, आई विल से येस, रिसाउंडिंग येस। यस जी। आपकी पुलिसिंग से पहले के सफ़र के बारे में पहले हम बात करेंगे। 1995 में आप पुलिसिंग में आए, उससे पहले की ज़िंदगी आपकी कैसी थी? आपका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की? मैं पटना का रहने वाला हूँ, वहीं पैदा हुआ, वहीं अर्ली एजुकेशन वहीं की थी। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चला गया था पढ़ने के लिए। मैंने वहाँ से फिर MPhil करने के बाद मैंने एक मैनेजमेंट का कोर्स किया। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इन हाउस मैनेजमेंट कोर्स था। वो करने के बाद हम लोगों को ये ऑफ़र किया गया था, इफ़ यू वांटेड टू वर्क इन टाइम्स ऑफ इंडिया या कहीं और भी, तो मैंने ऑप्ट किया टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, मैंने और मेरे कुछ बैचमेट्स ने। एंड देन आई स्टार्टेड टू वर्क देयर एज अ जर्नलिस्ट। और वहाँ करीब साल भर की नौकरी के बाद इस बीच में इधर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आफ्टर सम डेलिब्रेशन आई डिसाइडेड टू कम टू द पुलिस डिपार्टमेंट, तो फिर मैं इधर आ गया।
पत्रकारिता आपने की, लेकिन पत्रकारिता से फिर सिविल सर्विसेज में आना, पुलिसिंग में आने का क्यों सोचा? क्या मन में थॉट आए? देखिए, एज ए स्टूडेंट हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे ये सबको पता था कि काम किए बगैर आदमी को कोई वक़्त नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई का पर्पस यही था कि कोई अच्छा काम मिले, कोई अच्छी नौकरी मिले। तो हम लोगों ने पढ़ाई भी की, कंपटीशन की तैयारियां भी की, कई कॉम्पिटिशन्स भी दिए और वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। हमने ये एग्ज़ाम दिया, फिर दूसरे एग्ज़ाम दिए, कुछ एग्ज़ामों में सिलेक्शन हुआ बट वहाँ जाने का दिल नहीं किया। इसी उसी नेचुरल प्रोग्रेशन में पत्रकारिता का भी एक ऑप्शन था और टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वहाँ पत्रकारिता करने का सौभाग्य अगर मिले तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा अवसर है, तो मैंने वो किया। बट जैसा मैंने कहा कि बहुत विचार के बाद फिर इसी समय इसमें सिलेक्शन हो गया। तो कई दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स से विचार विमर्श के बाद जब ये लगा कि नहीं, पुलिस की नौकरी एक बेहतर करियर ऑप्शन है, देन आई शिफ्टेड टू दिस प्लेस। आपके फादर इंजीनियर थे और आपकी मदर जो थी वो टीचर थी, तो फिर उन्होंने कभी नहीं बोला आपके अपने प्रोफेशन में आने के लिए, या फिर उनके क्या सपने थे आपको लेके कि क्या बनाना है? देखिए, हमारे ज़माने में पेरेंट्स का एक ही सपना होता था कि बच्चा पढ़ लिख ले और जीवन में कुछ कर ले। कोई बहुत बड़ा एम्बिशन या बहुत बड़ा प्रेशर, जैसा मैं आजकल के बच्चों पे देखता हूँ कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस का सारा लोड बच्चों पे रहता है और उसकी वजह से कई बार बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी चाइल्डहुड डिप्राइव्ड हो जाती है। कई बच्चों के साथ मैंने देखा है। इस तरह का कोई प्रेशर हम लोगों पे नहीं था। पढ़ने लिखने पे फोकस तो ज़रूर था, लेकिन इस तरह का कोई अनड्यू एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं था कि भाई आपको कुछ बड़ा करके ही दिखाना है। तो हम लोग नॉर्मल साधारण स्कूलों में पढ़े। चूँकि पढ़ाई लिखाई का माहौल था, माय मदर वाज आल्सो अ टीचर, तो उसकी वजह से घर में थोड़ा पढ़ाई लिखाई का माहौल था। पिताजी का भी फोकस ये रहता था कि भाई आप दिन भर कुछ इधर उधर घूम घाम के आए हैं तो शाम को कुछ पढ़ जरूर लीजिए। उसकी वजह से एक पढ़ने लिखने का कल्चर घर में था और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई जो हमने की उसका क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाता है। हाँ, एक अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूट का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं पटना से दिल्ली शिफ्ट हुआ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। वहाँ एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और लोगों का जो फोकस था पढ़ाई लिखाई के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बेसिकली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देने वालों को बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो हमने भी वही किया, हमने अपना रिसर्च भी किया, हमने एमफिल किया, पीएचडी की भी हमारी जो थीसिस पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन उसका जो सिनॉप्सिस था हमने बना करके अपने गाइड को दे दिया था। लेकिन इसी बीच में हम लोग चूँकि तैयारियां भी कर रहे थे, तो अब सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर लगता है कि भाई अब नौकरी की जाए। तो वो हमारी पीएचडी का जो रिसर्च था वो आधा छूट गया। बाय द वे हमारी वाइफ ने वो रिसर्च पूरा किया एंड शी इज़ अ पीएचडी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। तो ये जर्नी थी पत्रकारिता आपने की, आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी जॉब की। जी। तो पहले की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में आपको क्या बड़े बदलाव नज़र आते हैं? क्या आज की पत्रकारिता भी उतनी ज़्यादा साफ और निष्पक्ष आपको लगती है? देखिए, साफ और निष्पक्ष तो पत्रकारिता अभी भी है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उसी टाइम पे वे टीवी न्यूज़ का बबल तो खैर क्या कहेंगे, उसका एक तूफान सा आया था। बहुत सारे चैनल्स ने टीवी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया और न्यूज़ चैनल्स का थोड़ा प्राइवेटाइजेशन भी हुआ था। तो कई सारे न्यूज़ चैनल्स एक साथ आ गए। फिर जब आपस में कंपटीशन होने लगा तो फिर न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी घटने लगी और फिर पूरा गेम हो गया कि कौन, ब्रेकिंग न्यूज़ का पूरा गेम हो गया, कौन न्यूज़ को पहले ब्रेक कर रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे अब आप खुद भी देखते हैं कि कई बार बहुत सारे अटपटी सी खबरें भी दिखाई जाती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो अखबार न्यूज़पेपर का जो कंटेंट है, आज भी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आज भी उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इट्स अ रिटन वर्ड, इट स्टेज। आज का अखबार अगर छपा है तो कल को वो गायब नहीं हो जाएगा, वो रहता है, रिटन वर्ड इज़ ऑलवेज देयर। तो इसलिए जो भी उस अखबार में खबर लिख रहा है या उसका जो एनालिसिस कर रहा है वो बहुत केयरफुली करता है। वो कोई ऐसी कच्ची बात या कोई सुनी सुनाई बात कभी नहीं लिखते। वो सिलसिला आज भी कुछ चुनिंदा अखबारों में मैं देखता हूँ। लोकल अखबारों की बात तो नहीं कह सकते, बहुत सारे अखबार हैं जिनकी बहुत सारी प्रतियाँ भी नहीं निकलती हैं, लेकिन जो भी नामचीन अखबार हैं उन सब ने ये स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है। और रिटन वर्ड की क्रेडिबिलिटी और रिटन वर्ड
का जो असर है वो आज भी है, उस समय भी था. बट आई कैनॉट से द सेम फॉर द टीवी न्यूज़. लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का जो इतना बड़ा बूस्ट आया उससे मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का रेशियो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया. अब कोई भी न्यूज़पेपर हम देखते थे सबके घर पे न्यूज़पेपर आता था सुबह सुबह के टाइम. अब वो कहीं नज़र नहीं आता. अब बहुत ही कम लोग हैं या तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उस चीज़ के लिए देखते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर. बाकी और तो कोई नहीं पढ़ता है. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा न्यूज़पेपर का अवतार बदल गया है. दे बिकम डिजिटल फॉर्म में लोग पढ़ने लगे. बट न्यूज़पेपर की स्पिरिट जो है, खबरों को सिर्फ छापना नहीं, उनका एनालिसिस भी और उसमें अपनी ओपिनियन भी देना, तो जो एडिटोरियल होता है वो आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अखबारों का सर्कुलेशन निश्चित रूप से घटा है. मुझे याद है जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था तो देयर वर 3 लीडिंग न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया. देयर वाज अ टाइम जब हिंदुस्तान टाइम्स लार्जेस्ट सर्कुलेशन न्यूज़पेपर था दिल्ली में. उसकी तकरीबन 4 लाख प्रतियाँ उस समय बिकती थीं. टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा उससे पीछे था और इंडियन एक्सप्रेस उससे भी थोड़ा पीछे था. बट वहाँ रहते रहते वो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, अपने सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कई तरह के ऑफर्स दिए और मार्केटिंग के दम पे उन्होंने अपना सर्कुलेशन इवेंचुअली हिंदुस्तान टाइम्स से भी आगे कर लिया. बट कहने का मतलब ये है कि दिल्ली जैसे शहर में उस समय भी कम से कम 10-11 लाख प्रतियाँ अंग्रेजी अखबार की बिकती थीं. हिंदी अखबारों की भी उससे ज़्यादा ही बिकती होंगी. अब वो सर्कुलेशन पहले जैसा नहीं रहा, इट इज़ ऑब्वियस. लेकिन लोगों का न्यूज़ में इंटरेस्ट आज भी है, चाहे उसको लोग मोबाइल पे पढ़ें, टैब पे पढ़ें, कंप्यूटर पे पढ़ें, कैसे भी पढ़ें. बट पढ़ने वालों का इंटरेस्ट आज भी है. अब ये है कि जो डिजिटाइज्ड न्यूज़पेपर हैं उनको आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, वो एक अलग बात है. लेकिन रिटन वर्ड की वैल्यू आज भी बहुत ज़्यादा है. हमने आपकी अभी पुलिसिंग से पहले की जर्नी को जाना. अब हम 1995 से के बाद की बात करेंगे. डीएसपी से डीआईजी तक का आपने सफ़र तय किया है. तो शुरुआत से समझेंगे कब और कैसे कैसे आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने निभाई. देखिए, हमने अपनी ट्रेनिंग की मुरादाबाद से. मुरादाबाद में ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद पुलिस की ट्रेनिंग बहुत लंबी और डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है. वो ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद 1997 में मेरे ख्याल से इट वाज द मंथ ऑफ फरवरी जब पहली बार मेरी एक पोस्टिंग हुई, जहाँ जो ईस्टर्न मोस्ट यूपी का एक पार्ट है महाराजगंज, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई. और वहाँ पे उस समय खैर के पेड़ों की बहुत कीमत होती थी. खैर जिससे कत्था बनता है, उसकी तस्करी होती थी. पेड़ काटे जाते थे और वो जो जो जगह थी निचलौल, नौतनवा और उसके आसपास का एरिया, नेचुरल फॉरेस्ट यूपी का वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल फॉरेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फॉरेस्ट उस इलाके में है. वो नेपाल से लगा हुआ एरिया है और बहुत ही सुंदर जगह है. और वहाँ पे सबसे बड़े दुख की बात यह है कि लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि इस नेचुरल फॉरेस्ट को काट करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं. उसको बचाने के लिए बहुत कवायद हम लोग करते थे. रात में 1:30 बजे 2 बजे तक पेट्रोलिंग होती थी. उसके बाद में कुछ महीनों के लिए आगरा मेरी पोस्टिंग हुई और आगरा के बाद फिर मैं गाज़ियाबाद आ गया. गाज़ियाबाद में फिर मैं करीब 4 साल के आसपास रहा और फिर सो एंड सो फोर्थ था. गाज़ियाबाद के बाद फिर अगली पोस्टिंग, इस तरीके से अब फाइनली आई हैव कम बैक टू गाज़ियाबाद. तो इट्स लाइक कमिंग बैक टू अ फुल सर्कल. तो यूपी एसटीएफ में भी आप रह चुके हैं. तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, या वहाँ पे किस तरह से काम होते थे. स्पेशल टास्क फोर्स क्या काम करती हैं. यूपीएसटीएफ में भी मुझे 2 बार रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. दोनों बार, एक बार तो थोड़ा शॉर्ट टेन्योर था, दूसरी बार थोड़ा ज़्यादा टाइम रहा मैं. पर दोनों बार का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा. यूपीएसटीएफ का काम बहुत ही अलग किस्म का है, बहुत फोकस्ड है, बहुत यूनिक है, बहुत नीश वर्क है और वो काम कोई और कर नहीं सकता. इट इज़ टेक्निकली अ वेरी वेरी एडवांस आउटफिट. और जो भी यूपी के मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट चैलेंजिंग टास्क हैं, आप जानती हैं, वो उन्हीं को अलॉट किए जाते हैं. एंड सो फार मैं ये कह सकता हूँ कि दे हैव ऑलवेज सक्सीडेड, दे हैव ऑलवेज कम अप टू द मार्क. कोई ऐसा टास्क नहीं है जो यूपी एसटीएफ को दिया गया हो और उसने उसको पूरा न किया हो. तो फुल मार्क्स फॉर दैट. और आज जो क्राइम में हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, सिर्फ गाज़ियाबाद नहीं, पूरे यूपी में जो क्राइम का पूरा लैंडस्केप बदला है, उसमें यूपी एसटीएफ का बहुत बड़ा योगदान है. सिविल पुलिस का भी है, सारे अधिकारियों का है, बट यूपी एसटीएफ इन पर्टिकुलर हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दैट. जी. आपका काफ़ी लंबा सफ़र अभी तक का रहा. तो इसमें सबसे चैलेंजिंग फेज़ की अगर हम बात करें, सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ आपका कौन सा रहा. कई सारे फेज बहुत डिफ़िकल्ट रहे, बट
वन फेज़ इन पर्टिकुलर मैं बोलूँगा, जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, तो फिर मुझे वहाँ पोस्ट किया था एसएसपी देहात, और वो दंगों का पूरा एरिया मुझे देखना था। डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा थे, फ्रॉम वन थाना टू अनदर थाना, वो सारे दंगाग्रस्त एरिया थे। रहने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि बहुत सडन हुआ था दंगा। ढेर सारे ऑफिसर वहाँ आ गए थे, ड्यूटी के लिए आ गए थे। वो उन लोगों को एक छोटे से जनपद में, मुजफ्फरनगर सिटी अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, और उस समय पे बहुत वेल इक्विप्ड भी नहीं था। उतने सारे अफसरों को एकोमोडेट करना, कौन कहाँ कैसे रहेगा, ये सब। और चूंकि दंगों का प्रेशर था, तो अधिकारियों के पास ये चीज़ें जो वहाँ पोस्टर थी, ये देखने का सुनने का समय भी नहीं था। तो जिसको जैसे रहना था वैसे रहता था। देयर वर टाइम्स जब मैं एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में कई रातें रहा, चूँकि रहने की और कोई जगह नहीं थी, और वहीं से ऑपरेशन होते थे। हाहाकार मचा हुआ था, गांव के गांव से पलायन हो गया था, और बड़ी दिक्कत वाली बात थी। लेकिन वो टाइम मैं कहूँगा बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं वहाँ 2.5 साल रहा। बस उन 2.5 सालों के सफ़र में ये रहा कि मैंने दंगा अपने सामने देखा भी, उसको नियंत्रित करने का भी प्रयास किया, बाकी अधिकारियों के सहयोग से नियंत्रण भी किया गया। फिर धीरे धीरे एक जो कम्युनल डिसहार्मनी का जो एटमॉस्फेयर था, वो कई प्रयासों से धीरे धीरे ख़त्म हुआ, और आज पूरी तरह से शांत है मुजफ्फरनगर। तो वो टाइम मैं कहूँगा थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, थोड़ा एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट टाइम था। मतलब आईएएस आईपीएस की जो जॉब होती है, लोग देखते हैं कि मतलब बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस उसके पीछे रहते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, जब आपके कोई भी, जब आपको बड़ा काम दिया जाता है, एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए कुछ सहूलियतें तो दी जाती हैं। बट सहूलियतें जब मिलती हैं, तो उसके पीछे एक बड़ी ज़िम्मेदारी का भी एक फीलिंग होती है, एक फैक्टर होता है। तो दुनिया में कोई भी आराम बिना ज़िम्मेदारी के नहीं आता है। कोई भी, जब आपको थोड़ा बहुत जो भी फैसिलिटीज़ लोगों को दिखाई पड़ती हैं, पुलिस की या किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की, उनके पास गाड़ी होती है, ड्राइवर होता है, सरकारी घर होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है, और उसको निर्वहन करने के लिए ही उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। परहैप्स ये भी हो सकता है कि अगर वो फैसिलिटीज़ उनको ना मिले, तो उनको अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करने में कुछ दिक्कतें आएँ। और चूँकि ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें इमरजेंसी सर्विसेज में हैं हम लोग। कोई घटना हो गई, हमें तत्काल निकल के भागना होता है। टाइम लैग हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यू ऑलवेज़ हैव टू बी इन मेंटल एंड फिजिकल प्रिपेयर्डनेस। तो उसकी वजह से कुछ सहूलियतें दी जाती हैं कि बहुत सारी फालतू की चीज़ों में आपका ध्यान न भटके, या बहुत सारे अनावश्यक कार्यों में आपका समय न खराब हो। ये सहूलियतें इसलिए हैं, इसलिए नहीं है कि आप एक बड़े पोस्ट पे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने देखे, डेली एक नया चैलेंज आप लोग देखते हैं, हर तरह के केस आप देख चुके हैं, चाहे फिर वो रेप हो, मर्डर हो, लड़ाई झगड़ा हो, फ्रॉड हो। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आपके इस सफ़र में कोई सबसे बड़ा केस या कोई मिशन जिसमें आपने काम किया हो, जो आपको हमेशा याद रहेगा? कई ऐसे मिशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्राइम पे लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। एक बड़ा मौका तो वही था जब दंगों का था। इसके अलावा कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे जब मैं अम्बेडकर नगर में था, एसपी अम्बेडकर नगर था, वहाँ पे एक जहरीली शराब का कांड हो गया था, जिसमें पड़ोसी जनपद के कुछ एक माफिया था, उसने कुछ ऐसी शराब सर्कुलेट कर दी थी, जिससे आसपास के 2-3 जनपदों में कई कैजुअल्टीज़ हुई थी। मेरे जनपद में भी 7-8 लोग मरे थे। वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। उसमें फिर उस माफिया को पकड़ के हम लोगों ने जेल भेजा। उसके विरुद्ध बाकी जो कार्रवाई करनी थी वो की। बाकी जो भी इस तरह के कभी बड़ी रॉबरीज़ हो जाती हैं, दे आर ऑलवेज़ बिग चैलेंज, ऑलवेज़ अ बिग चैलेंज। इसके अलावा अभी से 15-20 साल पहले आप सबको को मालूम होगा, बावरिया गैंग्स का बड़ा ज़ोर होता था, क्रिमिनल ट्राइब्स का। और गाज़ियाबाद में मैं था, गाज़ियाबाद भी भुक्तभोगी है उस टाइम का, जब एक गैंग चलता था कहीं से, एक जनपद में घटना करता था, और बहुत ही ब्रूटल घटनाएं करता था। मतलब देयर विल बी मर्डर्स, देयर विल बी रॉबरीज, और मर्डर के टाइम पे वो स्पेयर किसी को नहीं करते थे। बच्चा भी दिख गया, महिला भी दिख गई, तो उसको मार देंगे। वो एक सिलसिला चलता था। एक आज इस जनपद में किया है, 2 दिन के बाद अगले जनपद में करेंगे, कुछ दिन के बाद तीसरे जनपद में करेंगे। इट विल बी अ सीरीज़ ऑफ क्राइम्स। उनका बड़ा जोर चलता था, और जब भी इस तरह का कोई सीज़न आता था, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, तो उनका सिलसिला शुरू हो जाता था। उसको बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। वो घटनाएं जब होती थी, तो दे वर ऑल्सो लाइक बड़ी घटनाएं होती थी, और उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी उसको वर्कआउट करने के लिए।
इतने सारे इंसिडेंट देखने के बाद एज अ नॉर्मल पीपल आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपकी सोच में कोई चेंज आया है नॉर्मल लोगों को देख के, जैसे कि क्योंकि हम भी कुछ एक दो केसेस भी सुन लेते हैं अपने आसपास के भी, हमारी सोच पूरी तरह से बदल जाती है, लोगों पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, ओवर थिंक करते हैं कि नहीं हर कोई ऐसा होगा, सबको एक ही नज़र से देखते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कुछ? अ, देखिए, आपने बड़ा सही सवाल किया है। आपकी ज़हनियत, आपकी साइकी पे असर तो आता है, बिकॉज़ लगातार आप इस तरह की घटनाएँ देखते हैं, तो आपकी आपके दिमाग पे असर तो कहीं न कहीं से ज़रूर आता है। चीज़ों को देखने का, सोचने-समझने का तरीका भी थोड़ा-सा बदलता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भाई आप तो बिल्कुल पुलिस वालों की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब यही है कि भाई वो एक सर्टेन रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को देख के होता है। तो शायद वो फिर आपकी शख्सियत का, आपकी पर्सनैलिटी का एक अंग बन जाता है। आपके चीज़ों को देखने का, चीज़ों से डील करने का नज़रिया बदल जाता है। बट इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं कहूँगा वो ये है कि चूँकि बाय एंड लार्ज एक एवरेज पुलिस वाला एक डिफ़िकल्ट लाइफ़ लीड करता है, तो उसका फ्लिप साइड ये है कि छोटी-मोटी कठिनाइयों से जो बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा इश्यू बन जाती हैं, वो उनसे नहीं घबराता। वो इसीलिए वो उनसे निकल ईज़िली जाते निपट हैं। जाता है। और कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत परेशान इस बात के लिए, आपके ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि भाई हमारे ऊपर जिन बातों का फ़र्क पड़ता है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। आम जनता को जो दिक्कतें आती हैं, क्राइम के मौके पे जब आप जाते हैं और देखते हैं कि कोई विक्टिम वहाँ पे किस तरीके से पड़ा है, उसके परिवार के साथ क्या हुआ है। जब हम रोज़ाना की ज़िंदगी में उस मैग्नीट्यूड की जब ट्रेजेडी देखते हैं, तो छोटी-मोटी दिक्कतों से, छोटी-मोटी ट्रेजेडीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक परिवर्तन तो मैं कहूँगा, कम से कम मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ। ये लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को कहीं से लगता है कि भई आप तो थोड़ा इनसेंसिटिव हो गए हैं, आप थोड़ा थिक स्किन्ड हो गए हैं, नॉर्मल चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत सारी चीज़ें जिससे लोग प्रभावित होते हैं, वो आप प्रभावित नहीं होते। बट दिस इज़ हाउ लाइफ़ इज़। मतलब जब आदमी रोज़ उस तरह की चीज़ों को देखेगा, कुछ न कुछ असर तो आता है। वी आर ऑल ह्यूमन्स। इंटरनली हम लोग चेंज हो जाते हैं, इमोशंस कम हो जाते हैं वैसे वाले जो हम पहले चेंज देखिए, बहुत चीज़ें बड़ी इंटरनली लगती आप थी। बहुत चेंज ना भी हों एज अ पर्सन, बट आपका कुछ डिफेंस मैकेनिज्म तो डेवलप हो ही जाता है। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। और जब आप एक ऐसे डिफ़िकल्ट मौके पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही लाइफ की बहुत बेसिक बारबेरिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो एक ऐसे घटनास्थल पे जहाँ पे मान लीजिए कोई डेड बॉडी पड़ी है, बहुत लोग वहाँ वेंचर नहीं करेंगे, आंखें छुपा लेंगे। हम लोग को जाके वहाँ देखना पड़ता है, टटोलना पड़ता है, बॉडी को चेक करना पड़ता है, मौके को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। पार्ट ऑफ द सर्विस, धीरे धीरे करते करते आदत हो जाती है, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा परिवर्तन तो आपके अंदर आता है। 90s में यूपी में अतीक अहमद और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे गैंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, तो उनकी उनकी या फिर किसी और गैंगस्टर की किसी केस में आप कभी इन्वॉल्व रहे या फिर कभी फॉलो अप लिया देखा? अ, कई गैंगस्टर्स से पाला पड़ा। जब मैं मुज़फ़्फ़रनगर में था, तो मुज़फ़्फ़रनगर में भी कुछ ऐसे गैंगस्टर्स हैं, और वेस्टर्न यूपी में तो काफ़ी जोर था उस टाइम पे। अब तो ख़ैर उनकी संख्या ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन जब मैं जब मैं एसपी अम्बेडकर नगर था, तो वहाँ पे खान मुबारक नाम का एक माफ़िया था, जो स्टेट लेवल के चिन्हित माफ़ियाओं में से एक था। वो तो जेल में था, लेकिन जेल के अंदर से ही उसने बहुत सारी घटनाएँ कराईं, और उसका टेरर जेल के बाहर भी उसका असर दिखाई पड़ता था। जिस गांव का रहने वाला था, उस गांव में उसने जेल के अंदर से ही अपनी पत्नी को गांव का प्रधान बना दिया था। इतना इन्फ्लुएंस था उसका, और आसपास के इलाके में उसकी तूती बोलती थी। उसको हम लोगों ने हैंडल किया, और उसके घरों की कुर्की की, उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की। फिनेंशियली उसको हमने काफ़ी हद तक जो भी उसने अपराध से अर्जित अवैध रूप से धन संपत्ति कमाई थी, उस पे हम लोगों ने फोकस किया, उस पे अटैक किया। उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी सीज़ की, और इवेंचुअली उस माफिया की कमर तोड़ी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। सेकंड केस आई वुड से, अभी जब मैं फ़तेहगढ़ में था, तो वहाँ पे भी एक स्टेट लेवल का चिन्हित माफिया है, अनुपम दुबे। उसका भी बड़ा आतंक है, और उसने कभी एक पुलिस वाले की भी हत्या की थी। उसके खिलाफ भी हम लोगों ने एक सस्टेन्ड कार्रवाई की। वो कार्रवाई अभी भी चल रही है। मेरे आने के बाद भी जो दूसरी ऑफिसर वहाँ मेरे बाद आई, उन्होंने भी इस कार्रवाई को जारी रखा है। और उसमें हम लोगों ने एक केस में उसको सज़ा हुई थी। फिर वो इस तरह का माफिया था, चूँकि उसका फ़तेहगढ़ में बहुत बड़ा होल्ड था, तो किसी भी केस को वो परवान नहीं चढ़ने देता था। लोअर जो वहाँ के जो वकील थे, उसमें उसकी काफ़ी पैंठ थी। केसेस को किसी तरीके से फ्रक्टिफाई नहीं होने देना, उनको
मैच्योर नहीं होने देना, अगर चार्ज फ्रेम होना है तो उसमें खुद नहीं आना, गवाहों को न जाने देना, वो तमाम तरह के जितनी भी टैक्टिक्स वो यूज़ कर सकता था सब करता था, जिसकी वजह से जुडिशरी में उसके केसेस को परसू करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। बट इवेंचुअली उसको एक दूसरे केस में भी सज़ा हुई और उससे उसकी काफ़ी कमर टूटी है। तो माफिया के विरुद्ध जो ये यूपी पुलिस का अभियान चल रहा है वो सतत चल ही रहा है। काफ़ी फ़र्क आया है, आप सब लोगों ने देखा भी है। तो ये 2 पर्टिकुलर एग्जांपल मैं कोट करना चाहता था। पहले यूपी में काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर्स एक्टिव थे, लेकिन अब जो है ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो है बताई जाती है, तो इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस की बात है और इसमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है कथनी और करनी में। जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने हम लोगों को बहुत फ्री हैंड दिया है क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़, माफियाज़ के ख़िलाफ़, गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। उस फ्री हैंड का पुलिस को ये फ़ायदा मिला है कि पुलिस ने भी बहुत खुल करके बिना किसी बंधन के अपना काम किया है और उसका परिवर्तन ये आया है कि पिछले 8 सालों में क्राइम का लैंडस्केप बिल्कुल बदल गया है। अभी से 8 साल पहले लोग यूपी को एक अनसेफ 8-9 साल पहले अनसेफ स्टेट मानते थे। आज की डेट में वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट्स मान रहे हैं। उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स का परसेंटेज बहुत बड़ा है। नॉर्मल जो सिविल लाइफ है जो वो भी बहुत अब अच्छी हो गई है। कई लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिलेगा कि साहब पहले हम तो रात में 8 बजे के बाद कहीं जाते नहीं थे। अब रात बिरात तमाम एक्सप्रेसवेज, तमाम तरह की सड़कें बन गई जिसमें रात भर गाड़ियाँ चलती हैं। शहर के अंदर भी रात भर गाड़ियाँ चलती हैं। महिलाओं को, बच्चों को कहीं आने जाने से कोई गुरेज नहीं, कोई चिंता, कोई डर नहीं। तो ये परिवर्तन वो जो सस्टेन्ड अभियान चला है माफियाओं के विरुद्ध, गैंगस्टर्स के विरुद्ध, इवन पेटी क्रिमिनल्स के विरुद्ध, जिसको आपने कहा ज़ीरो टॉलरेंस, ये उसी का असर है। अभी आप गाज़ियाबाद में डीआईजी के पद पर हैं, पहले भी आप गाज़ियाबाद में रहे और अब फिर से आपकी गाज़ियाबाद में नियुक्ति हुई है। तो पहले के कंपैरेटिवली गाज़ियाबाद में क्या आपको बड़े बदलाव नज़र आते हैं? काफ़ी बदलाव है। मैं क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताना चाहूँ तो गाज़ियाबाद पहले, अभी जिस समय मैं था 1997 से लेके 2001 तक, गाज़ियाबाद बहुत ही क्राइम प्रोन एरिया था। हर तरह का क्राइम था यहाँ पे। कोई ऐसा दिन ना जाता था जिसमें कोई बड़ी घटना ना हो। तब और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। गाज़ियाबाद में अब बड़े क्राइम का तो कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो सबसे फ्रिक्वेंट क्राइम यहाँ पे अभी भी है वो है व्हीकल लिफ्टिंग। गाड़ियाँ की चोरी होती है, जिस पे हम लोग लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं। स्नैचिंग इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। मोबाइल स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग, कई बार कुछ मामलों में चेन स्नैचिंग भी होती है। तो ये 2 अपराध हैं जिस पे, जो स्ट्रीट क्राइम है, जिस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इन 2 को छोड़ के बाकी कभी कभार चोरी हो जाना, या इतना बड़ा शहर है तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, बट फ्रिक्वेंटली अगर जो क्राइम के पैटर्न को हमने स्टडी किया है तो सबसे फ्रीक्वेंट क्राइम ये दोनों। और इसके अलावा लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स बहुत आते हैं हम लोग के पास। ज़मीनों के बहुत सारे विवाद हैं, चूँकि गाज़ियाबाद में ज़मीनें बहुत महंगी हो गई हैं। देखते देखते शहर बहुत डेवलप हो गया है, एनसीआर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ज़मीनों के विवाद बहुत सारे आते हैं। ज़मीनों के विवाद, कुछ ऐसे भी विवाद आते हैं जिसमें फ्लैट ओनर्स का जो डेवलपर है उसके साथ झगड़ा है। बिल्डर ने उनको प्रॉमिस कुछ किया, डेडलाइन कोई प्रॉमिस की, उस डेडलाइन को फॉलो नहीं किया। कुछ खास फैसिलिटीज़ प्रॉमिस की, वो नहीं किया। और इन सम केसेस हमने ये भी देखा है कि एक ही फ्लैट को उन्होंने 3 बार बेच दिया। तो इस तरह के कई प्रकरण आते हैं जिसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। हमारे यहाँ एक एंटी फ्रॉड सेल है जिसमें इस तरह के प्रकरणों को भेजा जाता है समीक्षा के लिए। दोनों पक्षों को सुन करके उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी, जो हमारा गेजेटेड रैंक ऑफिसर है, वो डिसाइड करता है कि इस केस में ये सिविल नेचर का केस है या इसमें कोई क्रिमिनल इनपुट भी है। अगर कोई ऐसी बात समझ में आती है कि मुकदमा लिखा करके इसकी विवेचना करनी है तो उसमें वो रिकमेंड करते हैं। ऐसे कुछ प्रकरणों में मुकदमा लिखा जाता है और उसमें विवेचना करके अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बाकी जो स्नैचिंग के मामले हैं, वाहन चोरी के मामले हैं, अन्य कुछ चोरियों के मामले हैं, उसमें हमारी जो एसओजी की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम्स हैं, या हमारे सिविल पुलिस के जो भी सब इंस्पेक्टर्स हैं, एसएचओ, वो सब लगातार लगे रहते हैं। और मैं यहाँ ये भी बात कोट करना चाहूँगा कि पिछले वर्षों के मुकाबले उस अपराध में भी लगातार कमी परिलक्षित हो रही है। अभी हमने 2025 ख़त्म किया है और 2025 के आंकड़े हमारे पास हैं
एज़ कम्पेयर टू 2024। तो हर हेड में, अपराध के हर हेड में बहुत नोटिसेबल कमी दिखाई पड़ी। मतलब लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो डाउन जा रहा है। गिर जा रहा है, गिर रहा है। जी। गाजियाबाद में पुलिस को ग्राउंड लेवल पर क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो जैसे मैंने बताया, एक तो आम जनता में विश्वास पैदा हो, पुलिस को देख के लोग डरे नहीं, और फ़र्क भी इसमें काफ़ी आया है। एक पीपल फ्रेंडली पुलिस बनाने की कवायद हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों का विश्वास पुलिस में हो कि हम अगर पुलिस के पास किसी शिकायत को लेकर जाएंगे तो हमारी तत्काल सुनवाई की जाएगी, और सुनवाई हो भी रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो डायल 112 की गाड़ियाँ चलती हैं, PRV 112 जिसको बोलते हैं, उनका रिस्पांस टाइम वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टाइम है इन द स्टेट। सबसे कम समय में हमारी गाड़ियाँ जो भी कॉलर है, विक्टिम है, उसके पास पहुँचती हैं। तो रिस्पांस टाइम से पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है कितना एफिशिएंट है। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा चैलेंज है गाज़ियाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था। चूँकि गाज़ियाबाद ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा नहीं है, बट NCR से, दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से, NCR का पार्ट होने की वजह से, और आपको मालूम है कि ये पहाड़ों के लिए गेटवे भी एक तरीके से, मोदी नगर हो करके, और लोग आगे देहरादून और तमाम जगहों पे जाते हैं पहाड़ों के लिए। तो ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। गाज़ियाबाद की जनता के पास भी अपनी गाड़ियां हैं, तो मेरा विचार ये है कि तकरीबन 15 से 20 लाख गाड़ियों, या शायद उससे भी ज़्यादा, का आवागमन पर डे हमारे यहाँ की सड़कों पे होता है। उस ट्रैफिक को मैनेज करना, उनकी दुर्घटनाओं को रोकना, उन दुर्घटनाओं से होने वाली फैटालिटीज़ को कंट्रोल करना, जैम्स ना हो उनको देखना, ये सारी गाज़ियाबाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के चैलेंजेज हैं। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आपने बताए कि जो पहले के कंपैरेटिवली अब हुए हैं, और आपने एक ट्रैफिक की समस्या भी बताई। इसके अलावा और कोई समस्या है जिनमें आपको लगता है कि अभी सुधार की ज़रूरत है गाज़ियाबाद में? देखिए, सुधार का स्कोप तो हमेशा रहता है। गाज़ियाबाद में ट्रैफिक में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, इन द सेंस कि जो रोड इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सड़कों की वाइडनिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हीकरण और फिर उनको दुरुस्त करना, सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, कई जगह फ्लाईओवर्स की आवश्यकता है, ROBs की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें चैलेंजेज हैं जिस पे लगातार काम हो भी रहा है। और पर्टिकुलरली इन पुलिस की अगर आप बात करेंगी तो जैसा मैंने कहा, लोगों का विश्वास जीतना। अभी हम लोगों ने एक बीट सिस्टम बनाया है। बीट सिस्टम पुलिस के लिए बहुत पुराना सिस्टम है, लेकिन हम लोगों ने उसको नए तरीके से डिज़ाइन किया है, और प्रयास ये किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीट्स बनाई जाएँ। तो बीट का मतलब ये है कि अभी तक लोगों के पास थाना एक यूनिट लोग मान के जाते थे। कोई भी समस्या हो तो थाने जाना है। कुछ लोगों को ये पता हो कि थाने के पास चौकी भी होती है, तो कुछ लोग चौकी पे भी चले जाते हैं। बट कुछ लोगों के रीच से चौकी और थाना भी दूर है। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों ने बीट का सिस्टम बनाया, विच इज़ इवन स्मॉलर यूनिट दैन चौकी। एक चौकी में कई बीट हो सकती हैं, और हर चौकी के हर बीट में कोई न कोई बीट प्रभारी है उसका। प्रयास ये किया गया है कि एक बीट प्रभारी के पास तकरीबन 5 से 7 हज़ार की पॉपुलेशन का लोड हो, ताकि वो 5-7 हज़ार लोगों से लगातार टच में रह सके, उनकी समस्याएं सुन सके। तो इट इज़ लाइक डीपर पेनिट्रेशन, जनता में और घुस के काम करने की बात है, रीच आउट करने की बात है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करें। इसके लिए ये जो नया बीट सिस्टम है, इसको इफ़ेक्टिवली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लागू कर सकें। इसके लिए हमारे हमारे स्टेट हेडक्वार्टर से भी लगातार प्रयास चल रहा है। तो ये सारे प्रयास करके जो अल्टीमेट कोशिश हम लोग की है कि पुलिस पीपल फ्रेंडली हो, रीचेबल हो, उसका पेनिट्रेशन बहुत समाज में हो, बहुत गहरे हो, ताकि हम समाज की मदद भी कर सकें, समाज से इनपुट भी ले सकें कि और कैसे इम्प्रूव करना है। इन सारी दिशाओं में पुलिस लगातार काम कर रही है। विमेन सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है, और इस टॉपिक पर आप लगातार एक्टिव भी रहते हैं। आपकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जब एक होटल पर आप गए थे, एक लड़की को रोड पे आपने देखा था, फिर उसके जहाँ वो जॉब करती थी होटल में, आप वहाँ पर गए और आपने स्टाफ को काफ़ी बोला था। तो गाज़ियाबाद में अब आप हैं, तो विमेन सेफ्टी को लेकर गाज़ियाबाद में क्या स्पेशल है? विमेन सेफ्टी को लेकर के गाज़ियाबाद पुलिस भी बहुत चैतन्य है, और मिशन शक्ति के नाम से हमारा ये अभियान चलता रहता है, विच इज़ मॉनिटर्ड बाय द स्टेट हेडक्वार्टर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी एक बहुत सशक्त योजना है, उनका बहुत ज़्यादा सुपरवाइजरी ध्यान उनका इस मिशन पे है। और इसका पर्पस ये है कि जनपद ही क्या, पूरे स्टेट की महिलाएं
निर्भीक होकर के अपना काम कर सकें, कहीं भी आना हो जाना हो किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनको कोई अनावश्यक रूप से परेशान ना कर सके, चाहे वो उनका पर्सनल डोमेन हो या प्रोफेशनल डोमेन हो। अगर बाहर भी कहीं काम कर रही हैं और उनके साथ कोई बदतमीजी करता है, वहाँ भी पुलिस इंटरवीन करेगी। पर्सनल डोमेन में अगर उनको कोई दिक्कत आती है, पति से, सास ससुर, किसी परिवारीजन से, उसके लिए भी हमारे यहाँ पिंक बूथ्स बनाए गए हैं। हर थाने में पिंक बूथ है, लोग वहाँ जाके अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, वहाँ उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, उनकी मदद भी की जाती है। और इसके अलावा हमारा जो महिला पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे काउंसलर्स का एक बहुत अच्छा हमारे पास ग्रुप है, जो इस तरह के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को या डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स को टेकअप करता है, दोनों पक्षों को बुलाता है, बात करके और उनको समझाने बुझाने का प्रयास करता है, काउंसिल करने का प्रयास करता है। और उनके इस प्रयास से मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले वर्ष कई परिवारों को मिलाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, कई परिवारों को टूटने से बचाया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम गाज़ियाबाद पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि और काउंसलर्स जोड़े जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हम टेकअप कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की, ज़्यादा से ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं, महिला विक्टिम्स, उनकी मदद कर सकें। एक अभियान इसमें हम लोगों ने और चलाया है कि पुराने केसेस में डोमेस्टिक अब्यूज़ के या फिजिकल वायलेशन के जितने भी विक्टिम्स हैं, महिला विक्टिम्स, उनसे भी हम लोग रीच आउट कर रहे हैं कि भाई आपने कोई मुकदमा लिखाया था, आपने किसी आपके साथ कोई अपराध हुआ था, आपने मुकदमा लिखाया था, उस मुकदमे की पैरोकारी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपको किसी तरफ से कोई थ्रेट तो नहीं मिल रहा है, आपको गवाही से तो नहीं रोका जा रहा है। इन सारे बिंदुओं पर बात की जा रही है। इसके अलावा कई विक्टिम्स का जो ट्रॉमा होता है, उनके साथ घटना होती है और वो मेंटली बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है उनके लिए, उस ट्रॉमा को दूर करने के लिए भी हमारे मिशन शक्ति की जो महिला कांस्टेबल्स हैं, वो जाकर के उनसे वार्ता करती हैं, उनकी मदद करती हैं, उनसे पूछती हैं अगर इस कहीं कोई ऐसा केस आता है कि अगर उसको किसी थेरेपी की आवश्यकता है, किसी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट साइकोथेरेपिस्ट की आवश्यकता है, हम वो भी अरेंज कराने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे प्रयास करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी आधी आबादी है, जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सशक्त आबादी है, उसको हम मेन स्ट्रीम से जोड़ें और उनकी समस्याओं को एड्रेस करें। जो लड़कियां हैं आजकल, मतलब मोस्टली हर लड़की ने कभी ना कभी वो छेड़छाड़ या फिर ब्लैकमेलिंग जैसे इंसिडेंट्स फेस करती हैं, लेकिन वो कंप्लेंट करने से डरती हैं, नहीं करती हैं, पुलिस में नहीं जाती है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा, घर पे पता चलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उन सब लोगों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दे आर फ्री टू रीच आउट। हमारे यहाँ पिंक बूथ्स हैं, चौकियाँ हैं, बीट कांस्टेबल्स का सिस्टम भी मैंने आपको बताया, थाने तो हैं ही, उनके पास तमाम ये जरिया है। और इसके अलावा कई ऐसी हेल्पलाइंस हैं जिसमें फ़ोन करके अपनी शिकायत को दर्ज कराती हैं, उस पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करती है। डायल 112 की भी सुविधा उनके पास है। और इन सब चीज़ों के अलावा हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं जिसमें यंग बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, वहाँ भी लगातार हमारी वर्कशॉप्स होती हैं। और हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में शिकायत पेटिकाज़ भी लगवाई हैं, जिसमें एनोनिमसली भी अगर आप चाहें तो अपनी चिट्ठी डाल सकते हैं अपनी शिकायत को। वो पेटिका बीच बीच में हमारे अधिकारियों के द्वारा, जो हमारे एसीपीज़ हैं या थानाध्यक्ष हैं या पिंक बूथ के प्रभारी हैं, उनके द्वारा खोल करके उन शिकायतों को देखा जाता है और उन शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। ओके, अब आपकी प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। जब आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो वाला टाइम, तब का टाइम और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। सोशल मीडिया उस टाइम पे इतना नहीं था, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आज फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी प्रिपेयर करना चाहता है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको 50% जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई हैं। लेकिन आपने फिर उस समय पर किस तरह से प्रिपरेशन की थी? देखिए, हमने कोई कोचिंग नहीं ली थी और प्रिपरेशन भी हम लोग दोस्तों का ग्रुप था, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स थे, जिन सब लोगों को एग्ज़ाम देना था। सब साथ बैठ के पढ़ते थे, कई बार अलग अलग कमरों में बैठ के पढ़ते थे, लेकिन किताबें हम लोग एक्सचेंज करते थे और जो भी गाइड्स आते थे उनको भी हम लोग एक्सचेंज करते थे। तो अपनी तैयारी से ही हम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। हाँ, कुछ नोट्स आते थे बाजीराव के या कुछ बाकी इस तरह की चीज़ें, वो नोट्स की फ़ोटो कॉपीज़ हम लोग को मिल जाती थी, वो लेके हम लोग पढ़ लेते थे। बट कोई प्रोफेशनल हेल्प या कोई इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा हम लोगों ने नहीं लिया। बट यस, यू आर राइट, आज की डेट में बहुत सारे मतलब ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी सहायता लेकर के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हर छोटे शहर में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं और तमाम तरह की सुविधाएं हैं, मैगजीन्स आती हैं और तमाम मटेरियल भी उपलब्ध है। तो अब वो काफ़ी ऑर्गेनाइज सिस्टम है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने का।
हम लोग के टाइम पे उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, बट शायद उतना कंपटीशन नहीं था, अ, जैसे भी आप देखना चाहें इसको। लेकिन हाँ, डिफ़िकल्ट उस टाइम पे भी था और डिफ़िकल्ट आज भी है। आप स्कूल टाइम से किस तरह के स्टूडेंट थे? टॉपर्स में आते थे या फिर एवरेज स्टूडेंट थे? आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, मतलब मैं मुझे इस बात का कभी वो नहीं रहा कि मैं कोई बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। मैं एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ध्यान भी नहीं। हाँ, बट एक समय आता है जब आपको लगता है कि भाई नाउ यू नीड टू बी सीरियस। एक टाइम था जब हम लोग का भी पूरा दिन खेलने में जाता था और दोस्तों के साथ गपशप करने में जाता था। हाँ, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था, बट फ़िक्शन, चूँकि मेरी माँ को पढ़ने का शौक़ था तो वो आदत हम लोग को भी लग गई। तो जो भी फ़िक्शन होता था वो हम खूब पढ़ते थे। टेक्स्ट बुक में उतना ध्यान नहीं रहता था, बट एक पढ़ने की आदत बन गई उसकी वजह से। तो आज भी मैं अपने बच्चों को भी और बाकी जो भी हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि वन गुड हैबिट दैट यू वुड लाइक टू एडवाइस अदर्स, मैं ये कहता हूँ कि पढ़ने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। आप कुछ भी पढ़ें, चाहे आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, अखबार पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, फ़िक्शन पढ़ें, पल्प फ़िक्शन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, बट यू शुड बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग। मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि रात में सोने के पहले घंटा 1.5 घंटा कुछ पढ़ लूँ, कोई भी किताब हो, कुछ भी, कई बार टैब पे ही पढ़ लेता हूँ। बट पढ़ने की आदत को इनकलकेट करना और उसको कंटिन्यू करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स, और इसके बेनिफिट्स बहुत रिच हैं। ये मैं मतलब बहुत खुल के कह सकता हूँ। पढ़ाई हमेशा कभी ना कभी तो काम आती है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम आप नहीं कह सकते किसी भी जी चीज़ को। बिल्कुल, कुछ भी आप पढ़ें बिल्कुल। लेकिन वो आप कुछ कभी भी पढ़ें, कभी न कभी आपके काम आता है और आपका माइंड फ़ोकस्ड होता है। आपकी विचारधारा एनरिच होती है और बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ दिखती है। अगर आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, और पढ़े लिखे से मेरा तात्पर्य सिर्फ़ ये नहीं कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है। पढ़े लिखे का मतलब कि अगर आप अवेयर हैं अपने आस-पास की दुनिया से, उस पे आपका ध्यान है और आप थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ते हैं, इट विल डेफ़िनेटली शो इन योर पर्सनैलिटी, यू विल स्टैंड आउट। अब के एस्पिरेंट्स को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? देखिए, अब ज़माना बदल गया है, पढ़ने की तकनीक भी बदल गई है, कॉम्पिटिशन की तकनीक भी बदल गई है, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा एप्लीकेबल थीं, उस टाइम पे भी और आज भी। फ़ोकस्ड पढ़ाई। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो किताब लेके बैठे रहते हैं एंड दे काउंट द आवर्स कि भई आज तो मैं 8 घंटे बैठा। इट डज़ नॉट मैटर आप कितनी देर बैठे। आपने एक्टिव रीडिंग जिसको मैं कहता हूँ, मतलब मैं उस बात को एक्टिव रीडिंग की तरह मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि भाई रीडिंग इज़ नॉट एनफ, एक्टिव रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्टिव रीडिंग का मतलब ये है कि आपका माइंड, बॉडी एंड हैंड शुड बी इन सिंक। हैंड से क्या मतलब है? व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग इंपॉर्टेंट यू शुड ऑलवेज मेक नोट्स। ये मेरा बहुत पुराना फंडा है। अगर आप नोट्स नहीं ले रहे हैं तो हर चीज़ आपके दिमाग में नहीं घुस रही। आप नोट्स ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका माइंड एंड हैंड इन कोऑर्डिनेशन आपके माइंड को और ज़्यादा अवेयर करता है और फोकस करता है। तो आप जो भी पढ़ें, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड ऑलवेज हैव अ पेन इन योर हैंड। आप उसको अंडरलाइन करें, उसको अलग से किसी कागज़ पे लिखें एंड यू शुड ऑलवेज रिफ्रेश इट। आप दोबारा अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करें। जो भी पढ़ा है घंटे भर के बाद या एक दिन के बाद, इफ़ यू रीड इट अगेन, फिर वो आपके साथ वो चीज़ स्टे करती है। देन यू नेवर फॉरगेट इट। दैट्स वन एडवाइस, वन टेक्निक दैट आई अडॉप्टेड। आज भी मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। जो भी हमारे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, आप मेरा टैब देखेंगे, आई ऑलवेज टेक एक्सटेंसिव नोट्स। मैं कुछ भी जो सामने वाला बोल रहा है मैं उसको लिखता हूँ, फिर बाद में उसको एडिट करता हूँ, जो काम की चीज़ें वो निकाल लेता हूँ। तो ये आदत डालना, अगर आप प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं या अभी आप स्टूडेंट भी हैं, जैसे भी हैं, ये आदत डालना बहुत। एक्टिव रीडिंग जिसमें आपका दिमाग काम करे, चाहे आप 2 ही घंटा पढ़ें, 2 घंटे की एक्टिव रीडिंग इज इक्विवेलेंट टू 8 आवर्स ऑफ पैसिव रीडिंग। ये मुझे ऐसा लगता है। मतलब जो अभी बोला जाता है एस्पिरेंट्स को कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, वो उस पे आप रिलाई नहीं करते हैं कि टाइम मैटर नहीं करता? टाइम मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप किताब लेकर सिर्फ बैठे हैं तो 10 घंटे क्या 20 घंटे भी बैठ सकते हैं। आपका दिमाग कितना इन्वॉल्व है, आप कितने इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। जी। पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने ट्रेनिंग की बात की कि ट्रेनिंग के बारे में बताया और बोला कि काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है पुलिस की। तो आप अपने ट्रेनिंग के पीरियड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपकी ट्रेनिंग किस तरह की रही? पुलिस की ट्रेनिंग जैसे होती है, आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, फिर बहुत कम टाइम आपको मिलता है, व्हेन यू हैव टू गेट रेडी, ग्राउंड पे होना होता है। फिर ग्राउंड में जो आपके जो 3-4 फील्ड के क्लासेस होते हैं, फील्ड क्राफ्ट के
या परेड वरेड के जो क्लासेस होते हैं, दे आर ऑल वेरी डिफ़िकल्ट और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। आप वो ख़त्म करते हैं, देन यू कम बैक, यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, देन यू गो बैक टू योर क्लासरूम्स, फिर क्लासरूम्स में भी आप 3 साढ़े 3 घंटे बैठते हैं, देन यू कम बैक फॉर योर लंच, लंच किया आपने, मुश्किल से 1 घंटे का आपको एक फ्री टाइम मिलता है इन विच यू रेस्ट और डू वॉट एवर यू विश टू डू। उसमें भी 10 काम होते हैं करने को। फिर 4 बजे से आपकी दोबारा फील्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो राइट फ्रॉम 5 o'clock आप समझिए 5 साढ़े 5 6 बजे तक आप बिज़ी रहते हैं। उसके बाद फिर आपको अपनी भी तैयारियाँ, वर्दी की तैयारी, जूता पॉलिश करना है, कराना है, वो सब कर करा के देन यू हैव एन अर्ली डिनर एंड स्लीप। तो इट्स अ वेरी वेरी मिनट टू मिनट काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब उसमें कोई फ्री टाइम आपको नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, आपके टेस्ट भी होते हैं, उसमें भी आपको परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए फिर अलग से तैयारी भी करनी होती है। तो ओनली फ्री डे दैट यू गेट इज़ संडे। और संडे को भी अगर आपके पास पेंडिंग काम है तो वो भी आप फ्री डे मत मानिए। तो एक शाम, संडे की शाम ऐसी होती थी जिसमें, या सैटरडे शाम आप कह लीजिए, जिसमें संडे को सुबह परेड नहीं होती, तो थोड़ा देर से सो के उठने का, और वो भी बहुत देर से आप नहीं सो के उठ सकते थे क्योंकि ब्रेकफास्ट का एक टाइम फिक्स होता था। तो इट्स अ वेरी रेजिमेंटेड लाइफ, बट इट इज़ रिक्वायर्ड। वो डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए फ्रॉम अ स्टूडेंट या फ्रॉम अ नॉर्मल मैन टू बिकम अ पुलिस मैन, वो जो जर्नी है उस ट्रेनिंग के बगैर नहीं हो पाएगी। कौन कौन सी चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान सीखने को मिली, या फिर कोई ऐसी ट्रेनिंग्स जो आज भी काम आती हो बहुत ज़्यादा, या पर्सनली आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो? ट्रेनिंग के टाइम पे देखिए, हम लोगों को कुछ स्किल्स सिखाई गई जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं सीखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लर्न हाउ टू ड्राइव ट्रेनिंग के टाइम पे। स्विमिंग भी मैंने ट्रेनिंग के टाइम पे सीखी। हॉर्स राइडिंग भी हम लोग को सिखाई जाती थी, काफ़ी क्लासेस होती थी हॉर्स राइडिंग की। उसका आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा तो यूसेज अब नहीं है इस टाइम पे, लेकिन स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग तो लाइफ सेविंग एक स्किल है जो सबको सीखना चाहिए। ड्राइविंग, देन जो पढ़ाई भी की जाती थी हम लोगों को, लॉ की काफ़ी पढ़ाई की जाती थी, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पढ़ाया गया था। वो सब हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पे भी पढ़ा था, परंतु लॉ के इंटरप्रिटेशंस उस समय, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी वगैरह चलती थी, एविडेंस एक्ट वगैरह, उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था हम लोग को। तो ये सारी पढ़ाई लाइफ लॉन्ग कभी न कभी काम तो आई ही, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी काम आती रहेगी। स्टेट सर्विस से आप आईपीएस बने हैं, तो फिर स्टेट सर्विस से आईपीएस में आने के बाद लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे चेंज हुई है? ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं, बिकॉज आईपीएस मिलने के बाद आपको एक ज़िले का प्रभार दिया जाता है। उसके पहले ज़िले में आप किसी न किसी के अधीनस्थ के रूप में काम कर रहे होते हैं, बट एक प्रभारी और एक अधीनस्थ के रोल में बड़ा फ़र्क हो जाता है। तो जब आप एक प्रभारी के तौर पे काम करते हैं तो सारी ज़िम्मेदारी आपकी होती है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हर आदमी आपसे एक्सपेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग का, और आपकी डिसीजन मेकिंग सही होनी चाहिए। आप पूरे जनपद के पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के इंचार्ज होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं उनके लिए। उनके सुख दुख का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उनके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग का ध्यान रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस पे भी आपको पूरा उतरना पड़ता है। जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे, क्राइम कंट्रोल रहे, पुलिस की छवि अच्छी रहे, इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ता है। और एज अ प्रभारी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आप इन सब चीज़ों के लिए जवाबदेह हैं। तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एक प्रभारी के तौर पे जिन भी 5-6 जनपदों में हमारी तैनाती हुई है, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। डिलीवर भी करने का प्रयास किया है, परंतु सीखा भी बहुत कुछ है। तो और पुलिस में मैं ये कहूँगा, एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। लर्निंग का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। पुलिस में आने के बाद मैंने पिछले 30 सालों में इतना परिवर्तन देख लिया, जो हमारे उस शुरुआत की पुलिसिंग और अब की पुलिसिंग में। अब हमारी पुलिस बहुत टेक्नो सेवी है। हमारा बहुत सारा काम कंप्यूटर पे होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे डिजिटाइज्ड हो गए हैं, और तरह तरह की टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस के लिए, हर काम के लिए। तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, और मैं उसका विटनेस हूँ, उस पूरी चेंज का मैं एक विटनेस हूँ।
आपने काफ़ी सारे बदलाव अपने इन 3 दशक, अगर मैं कहूँ तो 3 दशकों में आपने देखे हैं। सरकारें भी बदली हैं और पूरा सिस्टम जो है पूरी तरह से बदलता हुआ आपने देखा है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, जब आप पुलिस स्टेट सर्विसेज में थे, तो तब आपका डेली रूटीन क्या रहता था और आज आपका डेली रूटीन क्या होता है? किस तरह से चेंजेस आ गया है? देखिए, डेली रूटीन तो आपका बाय एंड लार्ज वही रहता है, चूँकि पुलिस के काम का नेचर नहीं बदलता, ठीक है? आप सीनियर पोस्ट पे आप आते हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, बट एसेंशियल नेचर ऑफ अ पुलिस वर्क रिमेन्स द सेम। जो पुलिस की प्रायोरिटीज़ हैं, क्राइम कंट्रोल, जन सुनवाई, अ, महिला सशक्तिकरण, ये जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो टॉप टू बॉटम सबकी प्रायोरिटी एक ही होती है। अ, हाँ, आप थोड़े सीनियर होते तो उनमें जिम्मेदारियाँ कुछ आपकी और ऐड हो जाती हैं, परंतु प्राथमिकताएँ नहीं बदलती। तो हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूँगा कि रूटीन में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। आपका जो एसेंशियल रूटीन होता है वो बाय एंड लार्ज सेम रहता है। हाँ, एज अ यंग ऑफिसर आपका फील्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, फील्ड में भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट एज यू ग्रो सीनियर तो आपका फील्ड का काम थोड़ा सा कम हो जाता है और आपका डेस्क जॉब ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपकी जो पर्सनल रूटीन है वो तो वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं आता। अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं और न्यूज़ चैनल्स में भी हमें देखने को मिलता है कि मुठभेड़ में या फिर अपराधियों को पकड़ने के लिए अक्सर गोली चला दी जाती है, फायरिंग कर दी जाती है। तो आपने रियल लाइफ में ऐसा किया है, रियल लाइफ सिंघम भी आपको कहा जाता है, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कहा। तो आप उस अपने किसी केस के बारे में बताना चाहेंगे जब आपने ऐसा कुछ किया हो? अब रियल लाइफ सिंघम का तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, पुलिस की नौकरी में ऐसे मौके आते हैं जब बदमाशों से आपका आमना सामना होता है, मुठभेड़ें होती हैं, गोलियां चलती हैं, एंड उसमें कैजुअल्टीज़ भी होती हैं। मैंने भी ऐसे कई विषम परिस्थितियों का सामना किया है। वन केस इन पर्टिकुलर जो मुझे याद है, जब वो भी पुरानी बात है, मुझे वर्ष ठीक से याद नहीं है, शायद 1999 की बात हो या वर्ष 2000 की बात हो, जब दिल्ली का एक बहुत ही ड्रेडेड शूटर था कपिल गहलोत। मैं उस समय मोदी नगर में तैनात था एज डीएसपी, और सूचना ये प्राप्त हुई कि कपिल गहलोत वहाँ के किसी घर में उसने पनाह ले रखी है। दिल्ली पुलिस में वांटेड था, उसके ऊपर उस टाइम पे 50,000 रुपये का इनाम था। हम लोग को जब सूचना मिली तो मैंने अपनी टीम के साथ, और उसके लिए दिल्ली पुलिस की टीम भी आई थी उसको पकड़ने के लिए, तो हमने दिल्ली पुलिस के साथ कोलैबोरेट किया। परंतु दिल्ली पुलिस का विचार ये था कि वो किसी तरीके से उसको वहाँ से अरेस्ट करके ले जाएंगे, लेकिन हमने जब उसको घेरा तो छत पे मिला वो, उसके तकिए के नीचे से पिस्टल थी और उसने तत्काल पुलिस पार्टी पे फायर किया। हम लोगों ने जवाबी फायर किया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हुई, और उस टाइम पे उसके पास से एक सीएलओ गाड़ी आती थी हुंडई की, वो मिली, एक कार्बाइन मिली, 1-2 विदेशी पिस्तलें मिली और कुछ मैगजीन्स मिली। तो इट वाज अ ह्यूज रिकवरी फ्रॉम दैट टाइम्स। उसके लिए फिर जो कमिश्नर थे उस समय दिल्ली के, श्री अजय पाल शर्मा जी, उन्होंने मुझे और मेरी टीम को बुला के अलग से सम्मानित भी किया था इस कार्य के लिए। ये एनकाउंटर आपने मे बी 1998 में किया, शायद आपका पहला एनकाउंटर भी इसको कहा जाता है। नहीं, पहला तो एक और था। पहला तो उसके पहले एक सलीम नाम का बदमाश था, वो भी बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल था। उसके साथ भी आमने सामने की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे एक जो एसएचओ थे भोजपुर के, उनके दाहिने हाथ में गोली लगी थी, उनका हाथ पूरी तरह से डैमेज हो गया था। वो आज भी सेवा में हैं, अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मुझसे मिलने आते हैं। तो फिर उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की थी जिसमें सलीम की मृत्यु हो गई थी। तो पहला एनकाउंटर तो मैं उसको कहूँगा, ये तो बात का था। ओके, बहुत सारे एनकाउंटर आपने किए और मैं रिसर्च में देख रही थी कहीं एक वीडियो में था कि 42 एनकाउंटर्स ऐसे कुछ नंबर दिया हुआ था कि आपने किए हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ एनकाउंटर की अगर हम बात करें तो आप कुछ अप्रॉक्सीमेट बता पाएंगे? अब मैं इसके विषय में तो चूँकि देखिए, ऐसी परिस्थितियाँ जब आती हैं तो आपका फोकस कुछ और होता है, और ये कोई मतलब मैं इसको तमगा नहीं मानता कि भाई ये तो हमारे पुलिस का काम है। आई डोंट हैव अ काउंट, बट लोग जैसा कहते हैं 42-45 की कुछ संख्या, कई हमारे पत्रकार दोस्त हैं जो ये हिसाब किताब रखते हैं, तो पर्सनली आई डोंट हैव अ काउंट। ओके, जब भी ऐसे कोई एनकाउंटर होता है तो किस तरह से पूरा जाल बिछाया जाता है, किस तरह से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है?
देखिए, सूचना मिलती है, कई बार तो चांस एनकाउंटर्स भी होते हैं। आप कहीं नाकाबंदी में चेकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब मैं अर्ली सर्विस में था तो कई बार मैं खुद भी चेकिंग टीम्स को लीड करता था नाकाबंदी करके। कई बार ऐसा होता है कि आपको सूचना मिलती है कि बदमाश कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप उनकी घेराबंदी करते हैं। उस घेराबंदी में कई बार ऐसा होता है कि बदमाश सरेंडर कर देता है, आप उसको सक्सेसफुली पकड़ लेते हैं बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी प्रतिरोध के। परंतु कई बार ऐसा होता है जब उधर से गोली चलती है, बदमाश फायर करता है, जवाबी फायर होता है और उसमें कई बार पुलिस वालों को भी चोट आती है, कई बार बदमाश भी घायल होता है। ये इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। बॉलीवुड की जैसे मैंने पहले भी बात की, तो बॉलीवुड में अक्सर पुलिसिंग ऐसी दिखाई जाती है कि 24 घंटे में केस सॉल्व, एक्शन सीन्स, डायलॉग्स, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक दिखाई जाती है, बहुत फैंसी सा सब कुछ। तो रियलिटी उससे कितनी अलग है? रियलिटी देखिए उससे बहुत अलग है, बट मैं ये भी कहूँगा जो फिक्शन जो दिखाया जाता है, ड्रामा तो होता है। बिना ड्रामा के शायद लोगों का इमेजिनेशन वो कैप्चर ना कर पाएँ, लोगों को देखने में अच्छा ना लगे। बट मैं आपको ये भी कहूँगा कि देयर हैव बीन टाइम्स जब मुझे लगता है कि रियलिटी इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जो पिक्चर में आप दिखाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रेंजर कुछ रियलिटीज़ में देखने को मिलता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब अब हम लोग खुद ही दंग हो जाते हैं कि अरे! ये कैसे हो गया? तो और वो ऐसा लगता है कि वो फ़िल्मों से भी ज़्यादा फ़िल्मी लगता है। बट कभी-कभार ऐसा होता है। बट उसी चीज़ को जब वो फ़िल्मों में दिखाते हैं तो नेचुरली दे ऐड अ लॉट ऑफ ड्रामा, दे ऐड अ लॉट ऑफ मसाला, वो एक अलग बात है। बट कई बार सच्चाई बहुत ही विचित्र होती है। अक्सर जो नॉर्मल लोग हैं हम सबकी, मतलब हम भी, हमारे दिमाग में जो इमेज होती है पुलिस की, वही वेब सीरीज़ और मूवीज़ से ही बनती है कि हाँ ऐसे ही होता है। तो आप भी मूवीज़ देखते होंगे, तो जी। कभी ऐसा हुआ कि जब आप ऐसे कुछ मूवी देख रहे हो जिसमें पुलिसिंग को ऐसा दिखाया गया हो, तो आपको लगा हो कि नहीं ये इंसिडेंट ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, या ऐसा तो नहीं होता है, कोई मिथ जिसको आप बस्ट करना हमेशा चाहें? ऐसा होता है, हमेशा ऐसा मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ। इनफैक्ट मैं ऐसी फ़िल्मों का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ कि मुझे लगता है कि जिस पिक्चर में भी पुलिस के पर्सपेक्टिव को या पुलिस के रोल को वो सही ढंग से पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट इमीडिएटली लूज़ हो जाता है। मुझे लगता है कि फिर इस डायरेक्टर ने काम नहीं किया अपने क्राफ्ट पे। अगर आपको पुलिस के बारे में कुछ दिखाना है, कुछ ऑथेंटिक चीज़ आप दिखाइए तो अच्छा भी लगता है देख कर के। और ऐसी कुछ वेब सीरीज़ हैं, कुछ ऐसी मूवीज़ भी हैं जिसमें बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल हुआ है। बट अमूमन आप पिक्चरों में देखेंगे तो वो न रैंक्स का ध्यान रखते हैं, कौन सा रैंक किस तरह का स्टार पहन रहा है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, उनको समझना चाहिए। इसका भी ध्यान नहीं रखते वो। और किस रैंक पे क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सा रैंक किस तरीके से काम करता है पुलिस में, दिस इज़ ऑल वेरी वेल डिफाइंड। इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड पुलिस फोर्स। लेकिन पिक्चर में जब दिखाते हैं कि भाई कोई किसी से कैसे भी बात कर रहा है, वो अजीब सा जो फिक्शनल पोर्ट्रेयल है, वो कई बार बहुत अजीब लगता है और मेरा पर्सनली तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है उसमें। बट हाँ, कुछ फिल्में ऐसी ज़रूर हैं, कुछ वेब सीरीज़ भी मैंने हाल फिलहाल में ऐसी देखी हैं जिसमें बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है। पुलिस के स्ट्रगल को, पुलिस के फ्रस्ट्रेशन को, पुलिस के हार्ड वर्क को बहुत ऑनेस्टली डिपिक्ट किया है। और उसको पब्लिक ने भी बहुत सराहा है कि ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं से पब्लिक को भी अच्छी लगती है। तो आपकी अभी तक की सर्विस में कोई ऐसा केस रहा जिसने मतलब बिल्कुल ही अंदर से झंझोड़ दिया हो, या फिर इंटरनली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो, जो आपको याद रहेगा? बहुत ऐसे केसेस हैं, बहुत ऐसे केसेस हैं। अब एक केस जो आपने पूछा मुझे एकदम से ध्यान आ गया, वो भी एक मुजफ्फरनगर का केस है जिसमें एक दो लोगों की हत्या हुई थी और बाप बेटा दोनों की हत्या हुई थी। बहुत ब्रूटल मर्डर था। बच्चे का तो गला काट के हत्या हुई थी और बाप का स्ट्रैंगुलेट करके हत्या हुई थी। और शुरू में ऐसा लगा कि किसी आउटसाइडर ने ये काम किया है। हम लोग अलग अलग एंगल्स तलाशते रहे, किसी बदमाश ने कर दिया होगा, कोई पुरानी रंजिश रही होगी। बट इवेंचुअली जब बात खुली तो ये समझ में आया कि घटना जिन दो लोगों ने की थी उसमें एक तो माँ थी उस बच्चे की और एक उस माँ का पुराना दोस्त जिसके साथ उनकी दोबारा दोस्ती हो गई थी कॉलेज टाइम के बाद। आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 25 ईयर्स वो दोबारा उनकी ज़िंदगी में आया, उनकी फिर से दोस्ती हो गई। एंड उन्होंने सोचा कि भाई अब हमारे पास साथ रहने का बस यही एक मौका है कि ये जो दो अवरोध हैं इनको हटा दिया जाए। तो माँ ने कोलैबोरेट किया उस क्राइम में और वो घटना हुई जिसमें पति और बेटे दोनों की हत्या में उसने कोलैबोरेट किया। और जब ये बात खुली तो बहुत ही स्ट्रेंज केस था। ऐसी घटनाएं हम लोग अक्सर देखते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर घटना मुझे इसलिए याद है क्योंकि देयर वाज अ
वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ ब्रुटैलिटी। एक माँ से उस लेवल ऑफ ब्रुटैलिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो बाकी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, अभी मेरे दिमाग में आया तो मैं वो पूछना चाहूँगी कि जब हम कुछ ऐसा एक्सीडेंट या फिर कुछ देखते हैं, डेड बॉडी वगैरह कुछ भी हम देख लेते हैं ऐसा, तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता रहता है। हम रात को अगर हम सोते भी हैं तो भी हमारे सपने में आता है वो, सपने में वो चीज़ें आती हैं, वो बार-बार हमारी आँखों के आगे नज़र आती है। तो क्या ऐसा कुछ होता है आप लोगों के साथ? होता है, देखिए मैंने कहा ना, जब भी कोई इस तरह का सीन, आप कितने भी सीजन्ड ऑफिसर हो जाएं, कितने भी घटनास्थलों का निरीक्षण कर लें, लेकिन कभी न कभी कोई ना कोई ऐसा घटनास्थल आपके सामने जरूर पड़ता है जो आपको झकझोर देता है। आपकी अंतरात्मा भी हिल जाती है, वो फिर आपको याद रहती है, और उससे कहीं न कहीं भी आप इतना प्रभावित हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो आप विचलित तो हो ही जाते हैं। जब मैंने पहले कहा कि कुछ परिवर्तन आपके अंदर ज़रूर लाता है, वो ऐसे ही होता है कि कुछ दिनों के लिए आप विचलित होंगे, फिर उसका असर ख़त्म तो हो जाएगा, परंतु उसका कोई ना कोई इम्प्रिंट आपके दिमाग में रहता है। इट हैपन्स बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हम ऐसी ऐसी परिस्थितियों में हम जाते हैं जो मोस्ट बेसिक ह्यूमन नेचर का सामना करना पड़ता है, कि आदमी के अंदर जो कहते हैं ना कि हर आदमी के अंदर ह्यूमैनिटी के साथ एक बीस्ट का भी एक एलिमेंट होता है। इंसान के साथ हम जानवर भी हैं, तो उस जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट का सामना जितना हम लोग करना पड़ता है, क्योंकि जब आदमी के अंदर वो बीस्ट जागता है, चाहे वो किसी भी फैक्टर की वजह से जागे, उसका उसका जो रिजल्ट जब हम लोग देखते हैं, चाहे वो लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, किसी भी तरह के अपराध में दिखाई पड़े, वो बहुत बहुत इफेक्टिंग होता है, बहुत असर पड़ता है उस दिमाग में। यानी हम इंटरनली कितना भी मतलब स्ट्रांग हो जाएँ, कितना भी चेंज हो जाए पुलिसिंग में, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, चाहे लेकिन वो बिल्कुल शॉर्ट पड़ता टर्म के लिए हो जाता है। बिल्कुल पड़ता है। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट ग्रेजुअली वी लर्न हाउ टू हैंडल इट। वो एक अलग बात है। हम उस ट्रॉमा को हैंडल कर लेते हैं और धीरे धीरे उसको अपने काम का पार्ट बना लेते हैं, लेकिन असर कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। अब मैं थोड़ा पर्सनली पूछना चाहूँगी, मतलब जैसे आजकल के रिलेशन के लिए आप क्या कहेंगे? आजकल के लिए प्यार के लिए, रिलेशन के लिए, क्योंकि आपने भी 90s में प्यार किया था और जब आप कॉलेज लाइफ में थे तब आप मैम से मिले थे और 8 साल के रिलेशन के बाद आपने शादी की। लेकिन तब से लेके अब के जो प्यार की जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अ, देखिए, प्यार की डेफिनेशन तो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि लव तो इज़ अ यूनिवर्सल थिंग और बहुत ही प्राइमल इंस्टिंक्ट है। उसको कैसे, और वो कहते हैं ना कि लव इज़ व्हाट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। प्यार से ही दुनिया चलती है। वो आज भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना हमारे टाइम पे था। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों का माइंडसेट बदल गया। देखिए, अब लोगों के चैलेंजेस बहुत बदल गए हैं। यंग जनरेशन के चैलेंजेस जो हैं वो हम लोग के टाइम से बहुत फ़र्क आ गए हैं। उनके ऊपर जो परफॉर्मेंस प्रेशर है, आजकल की लड़कियों के ऊपर भी जो परफॉर्मेंस प्रेशर है, उन सारी या जो सोशल फैब्रिक भी पहले से बहुत वीक हो गया है। हम लोगों ने जब होश संभाला था तो हम लोग की देख रेख करने वाले पूरी जॉइंट फैमिली थी। हम लोग बहुत कनेक्टेड थे अपने चाचाओं से, अपने मामा और तमाम आसपास के रिश्तेदारों से। वही हमारे दोस्त होते थे। आज की डेट में वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब लोगों के पास एक छोटा सा फ्रेंड सर्किल होता है, रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। अ, तो वो सोशल फैब्रिक बदलने के साथ साथ आपकी मानसिकता भी बदलती है। तो उसकी वजह से अब रिलेशनशिप्स, प्यार तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ, रिलेशनशिप की परिभाषाएँ बदल गई हैं। लड़कियों की एक्सपेक्टेशन भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, लड़कों की एक्सपेक्टेशन भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, अपने आप से भी, एक दूसरे से भी। और कई बार जब उसमें फ़र्क आता है तो हमारे टाइम पे ऐसा भी होता था कि उस फ़र्क को बहुत लोग निभा लेते थे, बहुत ज़्यादा उसके बारे में वोकल नहीं होते थे। आज के लोग वोकल होते हैं, दे वांट टू एड्रेस द इशू। अच्छी बात है, कई बार उस इशू को एड्रेस करके सॉल्यूशन निकल आता है। नहीं निकलता है तो फिर लोग अपनी अपनी राह ले लेते हैं, विच इज़ अगेन आई वुड से अ वेरी गुड थिंग। एक बैड रिलेशनशिप में घुटते रहने की बजाय आप अपने रास्ते पकड़ लें और नया जीवन शुरू करें, इट इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ अ बेटर थिंग। आप अपनी लव लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे कि आप कब और कैसे मैम से मिले? आपकी लव लाइफ कैसी रही? मैं उसको लव लाइफ तो नहीं कह सकता, बट हाँ, हम लोग जेएनयू में साथ थे, हम बिकेम फ्रेंड्स और फिर एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए। और इवेंचुअली जब शादी का मौका आया तो ऐसा लगा कि भाई ये वो लड़की है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझती है। उनको भी ये लगा कि भाई ये वो लड़का है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगा। हम लोग, मेरे घर में भी किसी तरह का कोई अदरवाइज एक्सपेक्टेशन नहीं था। माय पेरेंट्स वेयर वेरी लिबरल। तो
इवन दो कि वो दूसरे प्रदेश की थी, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और उनके पेरेंट्स भी बहुत लिबरल थे, तो उनको भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि बिहार का लड़का है तो कैसे करेंगे। तो इट वाज ऑल वेरी ऑर्गेनिक। तो वो एक दोस्ती धीरे धीरे एक रिश्ते में बदल गई। मतलब इस तरीके से मैं इस बात को कहना चाहूँगा। जी दोस्ती जो है प्यार में बदल गई और वो फिर रिश्ता एक नया जी, बिल्ट हो आप कह गया। सकते हैं, क्योंकि हमारे भाई, हमारे सारे रिश्तेदार उनको, जब वो दोस्त थी तब भी जानते थे, आज भी जानते हैं। उनके भी भाई और उनके पेरेंट्स तो खैर अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो लोग मुझे पहले से जानते थे, मुझे भैया भैया कहते थे, आज भी मुझे जानते हैं और आज भी मुझे भैया ही कहते हैं। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे क्राइम के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। आज के समय में साइबर क्राइम एक बड़ा मुद्दा है। तो आपके पास यानी पुलिस में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के किस तरह के केसेस आते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले दिनों में हम लोगों ने रियलाइज़ किया है कि साइबर क्राइम एक बहुत ही बड़ा क्राइम बन के निकला है और उसमें जो वॉल्यूम ऑफ फ्रॉड है, जो जो पब्लिक का नुकसान है, वो नॉर्मल क्राइम के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। लाखों करोड़ों का नुकसान एक झटके में हो जाता है लोगों का। और इस समस्या को डील करने के लिए, और गाज़ियाबाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स फॉर साइबर क्राइम। लखनऊ, नोएडा, गाज़ियाबाद, ये 3-4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे साइबर क्राइम की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसको डील करने के लिए हमारे यहाँ हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ लोग जा कर के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन तो है ही, जहाँ आप अपनी शिकायत जब दर्ज कराते हैं तो इवेंचुअली वो हमारे पास आती है वो शिकायत। और वहाँ शिकायत दर्ज कराने से फ़ायदा ये होता है कि इमीडिएटली आपके अकाउंट से जो पैसे जा रहे होते हैं उनको रोकने का जो गोल्डन आवर है रूल, कि जितनी जल्दी आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे उतनी जल्दी आपके पैसे आपके अकाउंट से निकलने से बचाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी उनके साथ कोई इस तरह की घटना हो, तत्काल साइबर हेल्प डेस्क पे जाएं। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क है, वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और शिकायत दर्ज कराते ही वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो तत्काल एक्शन में आती हैं, और जो फॉलोअप एक्शन है, फॉलोअप कार्रवाई है, वो हम लोग कराते हैं। इसके अलावा एक नोडल एजेंसी भी है, साइबर थाना हमारा है जिसके प्रभारी हैं, और उसको सुपरवाइज़ करते हैं हमारे एडिशनल डीसीपी। वहाँ भी जो गंभीर नेचर के केसेस हैं साइबर क्राइम के, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और अपराधियों की धरपकड़ की जाती है। पैसे को, अकाउंट को फ्रीज़ कराया जाता है ताकि आपके अकाउंट से पैसे बाहर ना निकल पाएँ। ये सारी कार्रवाई की जाती है ताकि साइबर फ्रॉड का मुकाबला किया जा सके। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे या फिर कौन सी वो आदतें हैं जो हर एक व्यक्ति अपने अंदर इनबिल्ट कर ले तो वो साइबर फ्रॉड से बच सकता है? देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी अवेयर। पिछले दिनों एक बहुत अजीब सा साइबर फ्रॉड आने लगा था सामने, वो जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते थे, कि कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन करके या पुलिस की वेशभूषा में लोगों को धमकाता था, उसको डिजिटल अरेस्ट करके और उससे फिर पैसे निकलवा लेता था। लेकिन जब ये एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया तो उसमें एक मार्क्ड गिरावट आई है। अब डिजिटल अरेस्ट के उतने सारे केसेस सामने नहीं आते हैं, लेकिन अभी भी फिशिंग, ओटीपी के थ्रू किसी का अकाउंट एक्सेस कर लेना, इस तरह के कई प्रकरण हम लोग के सामने आते हैं, बैंक फ्रॉड्स। तो लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी आती है जब आप अवेयर नहीं हैं और दूसरे की बातों में आ करके आपने अपना ओटीपी शेयर कर लिया, या आपने अपना फ़ोन या कंप्यूटर मिरर करा दिया किसी दूसरे के साथ, अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर कर ली। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी फेक साइट्स भी हैं जहाँ पे आपको अल्योर किया जाता है तरह तरह का सामान ख़रीदने के लिए, तो कभी भी उन फेक साइट्स को बिना वेरीफाई किए उन पे ना जाएं। जो ऑथेंटिकेटेड साइट्स हैं उन्हीं से, कई बार ये भी होता है कि आपने कोई नंबर गूगल से उठा लिया, वो नंबर यूजुअली कई बार ऐसा होता है किसी फेक साइट का होता है। आपको लगता है कि आपने सही जगह पे फ़ोन किया, परंतु वो लैंड करता है किसी साइबर फ्रॉड के यहाँ। तो नंबर के ऑथेंटिकेशन भी बहुत आवश्यक है। गूगल से नंबर उठाने के बजाय आप उस किसी ऑथराइज साइट पे ही जा कर के वहाँ से नंबर लें, जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अवेयर रहें और अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, खास करके अपने फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ अमूमन साझा ना करें जब तक कि आपका अटूट विश्वास उस व्यक्ति पे या उस इंस्टीट्यूशन पे ना हो।
वहीं अभी एक और भी काफ़ी टाइम से चल रहा है कि फैमिली मेम्बर का नाम ले दिया जाता है। जैसे किसी बच्चे के घर पे फ़ोन किया जाता है, उनके पेरेंट्स को बोला जाता है कि तुम्हारे बच्चे को हमने थाने में बिठाया हुआ है और इसके ऊपर ड्रग्स का केस है, ऐसे करके झूठ झूठ बोला जाता है। और बहुत सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारी वीडियोज़ इसकी वायरल हुई, खबरों में भी आया। तो लेकिन ये अभी भी चालू है, अभी भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो इस पे रोक के लिए कुछ किया जा रहा है? इसके लिए जैसा मैंने बताया, अवेयरनेस इज़ द बिगेस्ट वेपन। हम लोगों को लगातार कैंपेनिंग के थ्रू, स्कूल कॉलेज में सेमिनार के थ्रू, अन्य चैनल से भी, जैसे आज भी हम आपके इस चैनल से यही अपील लोगों से करना चाहते हैं, जो मैंने अभी कहा कि साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे बड़ा वेपन यह है आपकी अपनी जागरूकता। अगर आप जागरूक हैं और आप अपने इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि फालतू के लालच में नहीं आ रहे हैं। बहुत तरह के लोग अल्योर करते हैं कि आपसे आपको कोई शेयर ट्रेडिंग का कोई आपको झांसा दे करके किसी साइट पे आपके कुछ पैसे लगवा देंगे। इनिशियली आपको कुछ मुनाफा भी दे देंगे फिर उस मुनाफे के लालच में और बड़े गेन के चक्कर में आपने कुछ और पैसा लगाया। वो आप जब पैसा लगाते लगाते एट अ पर्टिकुलर स्टेज जब आपको लगा कि अच्छा मैंने अच्छा पैसा कमा लिया है, अब मुझे वापस निकलना है, वो आपको निकलने नहीं देंगे। वो बोलेंगे इस पैसे को विड्रॉ करने के लिए आपको इतने पैसे और उसमें डालने हैं, और आपने वो पैसे डाले नहीं कि वो सारे पैसे लेकर के चंपत हो गए। इसके अलावा एक फ्रॉड और बहुत कॉमनली मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज हर व्यक्ति आजकल फेस कर रहा है कि उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी जानने वाले का मैसेज आएगा कि साहब मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप दे दीजिए तो मैं इतने दिनों में वापस कर दूंगा। कई बार लोग, और साथ में वो एक अपना कोई नंबर देते हैं जीपे के लिए या जैसे भी, बहुत लोग उस आदमी के मैसेज को ट्रस्ट करके, चूँकि उस आदमी से उसी ग्रुप में उसी आदमी से लगातार उनकी बातचीत चल रही है, एंड वन फाइन डे उनका वो ट्रस्टवर्दी आदमी उनसे कुछ पैसों की डिमांड करता है, तो बहुत लोग क्वेश्चन भी नहीं करते, और वो राशि भी बहुत इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा झिझकें, वो इमीडिएटली वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट मोर लाइकली इट इज़ अ फ्रॉड थिंग। तो अभी हमारे फ़ोन पे भी व्हाट्सएप मैसेज में एक हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं हापुड़ के, उनके नाम से एक मैसेज आ गया। तो जैसे ही वो मैसेज आ गया मैंने तत्काल उनको फ़ोन किया, तो ये पता चला कि भाई उन्होंने तो ऐसा मैसेज किया नहीं था, उनका वो अकाउंट हैक हो गया था। तो इस तरह से आप अगर अवेयर रहेंगे, चीज़ों को क्रॉस चेक करेंगे, इमीडिएट गेन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो यू विल बी बाय एंड लार्ज प्रोटेक्टेड। अगर हम साइबर क्राइम से हटके नॉर्मल क्राइम की अगर हम बात करें, तो अब क्राइम कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेट में जिनके पास लीगल वेपन है उनके लाइसेंस को भी कैंसिल किया जा रहा है। उस पर आपका क्या नज़रिया, आपका क्या कहना है? देखिए, लीगल वेपन को कैरी करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए एक मैंडेट है। कोई भी वेपन आपको अपनी सुरक्षा के लिए दिया जाता है, उसको फ्लैश करने के लिए नहीं दिया जाता कि भाई आप उसको ले करके कहीं दिखाते रहें, उसको शो ऑफ करें या कहीं कोई हर्ष फायरिंग कर दें। बहुत स्ट्रिक्ट मैंडेट है। अगर आप उस मैंडेट को फॉलो करते हैं तो आपका लाइसेंस कभी कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस मैंडेट को ब्रेक किया या कहीं उससे कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो फिर निश्चित रूप से आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। अभी जो है आप लाखों एस्पिरेंट्स का जो है सपना जी रहे हैं। बहुत बड़ा तबका है जो सिविल सर्विसेज में आना चाहता है या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसा मैंने बताया, आईपीएस ऑफिसर क्या, कोई भी बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, कोई भी सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए, और सक्सेस का भी अपना अपना पैमाना है। बहुत लोगों के लिए सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा सक्सेस होता है, मैं इस बात को नहीं मानता। सक्सेस के अपने अपने पैरामीटर्स हैं, और हर व्यक्ति अपने मकाम को ढूंढने की कोशिश करे, अब तो उसमें वो सक्सेसफुल अगर हो जाए तो मकाम तक पहुंच सकता है और एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जी सकता है। खैर, वो एक अलग बात है। बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेरा एक ही फार्मूला है कि आप, जैसा मैंने कहा, फोकस्ड हो करके मेहनत करें। कोई भी बड़ी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। ये बात को हमेशा ध्यान में रखें। आप मेहनत करेंगे, फोकस्ड रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। ये भी नहीं कि आपने 15 दिन की बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, फिर अगले 15 दिन आप स्लाउच हो गए, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंट रहिए, फोकस्ड रहिए, हार्ड वर्क में बिलीव करिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। अब सर रैपिड फायर है, हाँ जी, रैपिड फायर की हाँ जी। तरफ बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म पहनकर पहली बार मिरर में देखकर दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया? यही है कि मैं अब कितना अलग लग रहा हूँ। ज़्यादा टफ क्या था, पुलिस की ट्रेनिंग या फिर पहली पोस्टिंग? पुलिस की ट्रेनिंग। वन वर्ड फॉर लाइफ इन अ पुलिस? हार्ड वर्क। स्ट्रिक्ट ऑफिसर या सॉफ्ट हार्टेड ऑफिसर, आप खुद को कौन सा मानते हैं? ओकेजनल। जब स्ट्रिक्ट होना होता तो स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, बाकी
बेसिकली आई एम अ सॉफ्ट पर्सन. अभी तक की सर्विस का कोई मेमोरेबल मोमेंट आपका? जब भी पारितोषिक मिले, कमेंडेशंस मिले, कमेंडेशन डिस्क मिली, प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला, दे वर ऑल गोल्डन मोमेंट्स. आपकी ज़िंदगी पर कोई मूवी बने तो कौन सा एक्टर आप चाहेंगे कि आपका रोल प्ले करे? Any actor who can justify the role, any good actor, and there are so many of them. नहीं, जैसे आपने बताया था अभी पॉडकास्ट में कि कुछ मूवीज़ देख के लगता है कि हाँ, कि वो ऑथेंटिक है, तो आप किस पे भरोसा कर सकते हैं? कौन अब सा डायरेक्टर के बारे में पूछिए, वो तो एक्टर्स तो नहीं, एक्टर्स तो बेसिकली एक टूल होता है, तो असली तो बात डायरेक्टर में होती है. देयर आर सो मेनी डायरेक्टर्स हमको लगता है जो बहुत ऑथेंटिक फिल्में बनाते हैं. श्री राम राघवन इज़ वन ऑफ देम, जेपी दत्ता, नई ब्रीड में जो अभी वो आदित्य धर जिन्होंने वो नई फिल्म बनाई है धुरंधर, दे आर ऑल वेरी गुड डायरेक्टर्स. अगर पुलिस में ना होते तो कौन सा प्रोफेशन चुनते? शायद मैं टीचर बन जाता. अपने मदर वाले प्रोफेशन में आप चले जाते. जी. अगर आपको किसी एक सिटी में लाइफ लॉन्ग पोस्टिंग मिल जाए तो कौन सी चाहेंगे आप? कौन सी जगह चाहेंगे? मैं ऐसी कोई भी जगह नहीं चाहूँगा जहाँ पे लाइफ लॉन्ग रहना पड़े. चेंज इज़ द नेचर ऑफ लाइफ. और एक जगह अगर आप परमानेंटली नौकरी करते हैं उसके अपने बड़े पिटफॉल्स हैं, उसके बहुत नुकसान हैं. तो इट इज़ अ गुड थिंग दैट वी आर इन ए ट्रांसफरेबल जॉब. आप अपना काम करिए किसी जगह पे, और जब आपका टेन्योर पूरा हो जाए तो आप नई जगह पे जाइए, चूँकि आपका जो काम है उसका फ़ायदा, आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा अन्य जनपदों को भी मिलना चाहिए, और आपको अन्य जनपदों में जाने से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. आई वुड ऑलवेज से अ ट्रांसफरेबल जॉब इज़ बेटर दैन अ परमानेंट जॉब. परमानेंट जॉब. सबसे अजीब एक्सक्यूज जो आपको किसी क्रिमिनल ने दिया हो पकड़े जाने पे? वो सबसे अजीब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ है कि साहब मुझे तो दो बातें वो कहते हैं, या तो साहब मैं तो था नहीं, मेरे साथी ने मेरा नाम ले लिया, मैं तो था नहीं. दूसरा वो कहते हैं साहब पुलिस ने हमें फंसा दिया. अगर आपको अपने यंगर वर्जन यानी कि ट्रेनी आईपीएस को सिर्फ एक एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? उनको मैं को बोलूँगा दे शुड बी सेंसिटिव एंड दे शुड बी डाउन टू अर्थ. होममेड फूड या आउटसाइड फूड? होममेड फूड. फेवरेट फूड? मैं पटना का रहने वाला हूँ. दाल चावल एंड भुजिया. फेवरेट सॉन्ग? सो मेनी ऑफ देम, सो मेनी ऑफ देम. अब एक का नाम तो नहीं कह सकता मैं. सो मेनी ऑफ देम, बट या माई पर्टिकुलर फेवरेट इज़ किशोर कुमार. आई लव लिसनिंग टू हिम. बिगेस्ट लेसन जो आपने अपने किसी गलती से सीखा हो? बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे लेसन्स सीखे हैं, लेकिन हाँ, एक लेसन जो मैंने सीखा कि यू शुड नेवर थिंक दैट यू आर टोटली एक्सपीरियंस्ड नाउ. देयर इज़ ऑलवेज मोर रूम फॉर लर्निंग, एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे. तो कभी भी अपने एक्सपीरियंस पे ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए. फेवरेट कोट? लाइफ इज़ शॉर्ट, लिव इट टू द फुलेस्ट. वन मोटो इन लाइफ? डोंट टेक एनी रिग्रेट्स टू योर ग्रेव. अब आखिर में ओवरऑल ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी अपने मेरा जो लाइफ कोड मैंने आपको बताया, लाइफ इज़ सिंपल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. आपसी झगड़े और छोटे छोटे अपने ईगोज़ हैसल्स में हम बहुत सारा समय गंवाते हैं, अपना बहुत नुकसान करते हैं, दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं. लाइफ को अगर सिंपल रखा जाए, और जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं खुद के लिए, वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें. हम गलतियां करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारी गलती को समझ के हमें माफ़ कर दे, या हम हमारी गलती को जस्टिफाई कर दे. वी शुड ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम. अगर सामने वाले ने कोई गलती कर भी दी है, आपके अंदर उसको माफ़ करने का मादा होना चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन आपको समझ में होना चाहिए. अगर आप दूसरों के जूतों में पैर डाल करके सोचने लगेंगे तो ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याओं का समापन हो जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. Many thanks to you also. Thank you.
तो ये थे हमारे साथ आईपीएस आलोक प्रियदर्शी जी, जिनसे बहुत सारी बातचीत हमने की, उनके सफ़र के बारे में जाना, यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में जाना, साइबर फ्रॉड के बारे में जाना, एनकाउंटर की दिलचस्प कहानियां भी हमने सुनी। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और इंस्टा पर भी हमारे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारी रील्स, पॉडकास्ट के बहुत सारे चंक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा। आपकी जो टीम है इवोक इंडिया की, बहुत अच्छी टीम है। एंड द इंटरव्यूअर, आपने भी बहुत सटीक सवाल पूछे, बहुत सारगर्भित सवाल पूछे। उनका जवाब देने में भी मुझे अच्छा लगा। बहुत सारी बातें जो हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नहीं कह पाते हैं, वो भी आपने पूछी और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनको अपने हिसाब से उनको ठीक से उनका जवाब दे पाया, बता पाया। व्यूअर्स को भी बहुत थैंक्स। And I will request you all to subscribe to this channel, Evoke India channel. Thank you.